हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिराज आपका फिज़िक्स ड्राइवर स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से चैनल फिज़िक्स हॉल्ट में। ये वीडियो जो कि एक पॉडकास्ट होने वाला है, इस वीडियो में मैं आपका कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, वो इस चैप्टर है आपका काइनेमैटिक्स। इस वीडियो में मैं आपको काइनेमैटिक्स का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूं कि आखिर हम लोग काइनेमैटिक्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ेंगे, ताकि आप इस चैप्टर को लेके पूरी तरह से क्लियर रह सको। जैसा कि आप जानते होंगे कि क्लास 9th में जो सबसे पहला टॉपिक आता है, जनरली फाउंडेशन को ध्यान में रखते हुए या इवन बोर्ड्स में भी रहता है, वो होता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। हम लोग स्टार्टिंग में वो चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं। उसका कारण क्या है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले उसका ये कारण है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट में क्या होता है कि पूरे फिजिक्स में जो भी यूनिट्स यूज हो रहे हैं सब एक ही जगह दिया रहता है। तो जब हम लोग अपने पूरे फिजिक्स को क्लास 9th के समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बीच में चैप्टर्स में मैं आपको हर एक क्वांटिटी का, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स बताते रहूँगा, ताकि आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी के बारे में जानते रहें और उसके यूनिट्स के बारे में भी जानते रहें। जब आप पूरे फिजिक्स को पढ़ लोगे, तब जो आप यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ोगे तो वो आप बहुत आसानी से और बहुत ईजिली उस चैप्टर को आप सॉल्व कर सकते हो। इस कारणवश मैं स्टार्टिंग में यूनिट एंड मेजरमेंट से चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहला जो चैप्टर मैं आपके कोर्स का स्टार्ट कर रहा हूँ वो चैप्टर है काइनेमैटिक्स। अब समझते हैं काइनेमैटिक्स है क्या, इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्या नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए, काइनेमैटिक्स बेसिकली जो सबसे पहला साइंस है, फिजिक्स है, वो काइनेमैटिक्स ही डेवलप्ड हुआ। सबसे पहला बात मैं जो आपको बता देना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम लोग जो मैकेनिक्स पढ़ते हैं, मैकेनिक्स यानी कि आप मैकेनिक को समझते हो, मैकेनिक वर्ड जानते हो, किसको कहते हो? मैकेनिक जो मशीन्स को ठीक करते हैं, जो मशीन्स के बारे में नॉलेज रखते हैं, जो मशीन्स का काम करते हैं, तो उनको आप क्या कहते हो? मैकेनिक्स कहते हो, मैकेनिक कहते हो। तो फिजिक्स में उसी चीज़ को मैकेनिक्स कहा जाता है। सेम चीज़ हम लोग फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, मशीन कैसे काम करता है। अब एक्चुअल में मशीन कैसे काम करता है वो नहीं पढ़ते हैं, उसको काम कराने के लिए क्या क्या यूज़फुल है इस सब चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि किसी समय वो कहाँ पे रहेगा, अगर एक चक्का घूम रहा है, उसके पास इतना फोर्स लग रहा है, उसका इतना वेलोसिटी है, तो किस समय वो कहाँ पे रहेगा। तो कुछ उसी प्रकार का चीज़ हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो काइनेमैटिक्स जो है, हम लोग जो मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं वो टोटली बेस्ड होगा न्यूटोनियन मैकेनिक्स पे। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ थोड़ा आगे की बात, कि हमारे मॉडर्न फिजिक्स में न्यूटोनियन मैकेनिक्स बहुत कम जगह वैलिड है। पर अब आपका सवाल होगा कि तो सर फिर क्यों पढ़ते हैं हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स? तो हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स इस वजह से पढ़ते हैं कि जो हमारा बेसिक यूनिवर्स है, जो हमारा बेसिक वर्ल्ड है, जो आप डेली लाइफ में चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो, वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स से ईजिली एक्सप्लेन हो सकता है। तो हम अपने एडवांस थ्योरीज में नहीं इन्वॉल्व होते हैं। क्यों? क्योंकि एडवांस थ्योरीज जो होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स को लेके आता है, तो उस समय बहुतों को कॉम्प्लेक्सन होता है। तो जब हमारा डेली लाइफ का जितना भी चीज़ है वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स एक्सप्लेन हो जाता है, तो हम लोग फिर एडवांस थ्योरीज की चर्चा नहीं करते हैं। इसलिए अक्सर बच्चों को ये पता नहीं चल पाता है कि और भी बहुत ऐसे थ्योरीज हैं जो मैकेनिक्स के ही थ्योरी है, पर वो बहुत एडवांस लेवल पे हैं। वैसे भी स्टार्टिंग में आपको न्यूटोनियन मैकेनिक्स को समझना होगा। अगर आपको एक न्यूटोनियन मैकेनिक्स का अगर ज्ञान नहीं है तो आप मैकेनिक्स को नहीं फील कर सकते हो। इवन हायर लेवल पे भी, जो हायर लेवल के भी मैकेनिक्स होते हैं, जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स, बात समझ में आ रही है ना, क्वांटम मैकेनिक्स, तो जो हायर लेवल के भी मैकेनिक्स होते हैं उनका भी समझदारी लेने के लिए, उनका भी फील लेने के लिए आपको एक बार न्यूटोनियन मैकेनिक्स से गो थ्रू होके जाना पड़ेगा। इवन बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स बहुत बेहतरीन ढंग से काम करता है। जैसा कि आपको पता है, प्लानेटरी मोशन में बहुत बेहतरीन ढंग से काम करता है हमारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स। जी हाँ, तो जो हम अपने कोर्स में मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं वो टोटली न्यूटोनियन मैकेनिक्स ही है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ इस चीज़ को समझिए, मैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स पे क्यों जोर दे रहा हूँ इस चीज़ को समझिए। वो बात ये होगी
कि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ एजम्पशंस हैं, इसके कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन क्या है इस चीज़ को समझते हैं। वो कंडीशन है हमारा कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो हमारा स्पेस होता है, जो हमारा टाइम होता है, दोनों एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट कहने का क्या सेंस है कि आप किसी भी फ्रेम से उसको देख लो, कहीं से उसको ऑब्जर्व कर लो, हर ऑब्जर्वर के लिए स्पेस कांस्टेंट होगा और टाइम भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि जो 1 सेकेंड अर्थ पे होगा वही 1 सेकेंड मून पे होगा, वही 1 सेकेंड जुपिटर पे होगा, वही 1 सेकेंड सन पे होगा। ये हो गया टाइम की बात। ठीक उसी प्रकार जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन कुछ एक्स आप लिए, तो आप कोई भी फ्रेम से देखो उसका पोजीशन आपको एब्सोल्यूट ही दिखेगा। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स पूरी इस सब बातों पे आधारित है। पर आपको पता है कि जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है या जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है वो इस बात को डिनाई करता है। वो ये कहता है कि हमारा जो टाइम है और स्पेस है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। तो इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। हम जो मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है और न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो आपका स्पेस और टाइम है वो क्या है, एब्सोल्यूट है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने चैप्टर काइनेमैटिक्स की तरफ। तो काइनेमैटिक्स क्या है, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या नहीं पढ़ने वाले हैं, इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि काइनेमैटिक्स क्या होता है। तो काइनेमैटिक्स आपका बेसिकली एक स्टडी ऑफ मोशन है। मैंने क्या कहा, काइनेमैटिक्स बेसिकली एक स्टडी ऑफ क्या है, मोशन। अब मोशन किसका होता है, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी पार्टिकल का। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यानी कि मोशन में है या रेस्ट में है। अब देखिए मोशन और रेस्ट भी बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में है और उसकी हमें स्टडी करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, काइनेमैटिक्स का उपयोग लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम लोग उसके मोशन या उसके रेस्ट से में क्या पढ़ते हैं, उसके बारे में क्या सीखते हैं। तो इस चीज़ को जानने से पहले ये समझिए कि आखिर मोशन होता क्या है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को चेंज करता है तो वो क्या कहते हैं हम लोग, वो ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को जब चेंज कर रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। बात समझ में आ रही है। तो काइनेमैटिक्स जो है वो जनरली आपका स्टडी है किसका, ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करने का। अब ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करने का क्या मतलब हुआ, जब ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है, मान लेते हैं समय के रिस्पेक्ट में। जब ऑब्जेक्ट मान लेते हैं अपने रफ्तार को चेंज किया, जैसे कि आपने एक बॉल को फेंका, बॉल कुछ दूर तक 10 मीटर पर सेकंड से गई, उसके बाद बॉल 20 मीटर पर सेकंड से जाने लगी, उसके बाद बॉल 30 मीटर पर सेकंड से जाने लगी। तो ये सब चीज़ क्या बताता है कि उस ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और स्टेट किस प्रकार से चेंज हो सकता है, आप या तो पोजीशन को चेंज कर दो, या तो वेलोसिटी को चेंज कर दो, या तो एक्सेलरेशन को चेंज कर दो। तो जनरली हम लोग काइनेमैटिक्स में ये पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो स्टेट चेंज हो रहा है उसके बारे में स्टडी करते हैं और प्रिडिक्शन करते हैं। प्रिडिक्शन करने का क्या सेंस है कि मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट कुछ भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आप किसी समय में उसका रफ्तार जानते हो कि जैसे कि t बराबर 5 सेकंड पे एक बॉल जो है का रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड है। अब आप ये प्रिडिक्ट करना चाहते हो कि t बराबर 100 सेकंड पे वो बॉल कहाँ रहेगा। आप ये जानना चाहते हो कि t बराबर 100 सेकंड पे उस बॉल का वेलोसिटी क्या होगा, वो बॉल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, या उस बॉल का एक्सेलरेशन, या फिर क्या होगा उसका पोजीशन। तो इन सब बातों को जानने के लिए आपको काइनेमैटिक्स आनी चाहिए। मतलब अगर किसी बॉल का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी पार्टिकल का आप स्टेट किसी भी समय पे, किसी भी पोजीशन पे बताना चाहो तो फिर आपको काइनेमैटिक्स आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कि एक बॉल को आपने 2 मीटर पर सेकंड से फेंका। अब आप जानना चाहते हो कि ये बॉल t बराबर मान लेते हैं कि 1000 सेकंड बाद कहाँ होगा। तो आप काइनेमैटिक्स के रूल को अप्लाई करके ये पता लगा सकते हो कि जब बॉल का समय 1000 सेकंड हो चुका होगा, समय हमारा। अब देखिए बॉल का जो समय होगा और हमारा समय क्या है, समान है, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आपका टाइम एब्सोल्यूट है।
तो आप जानना चाहते हो कि वो बॉल 1000 सेकेंड के बाद कहाँ रहेगा, तो सिंपली आप काइनेमेटिक्स के इक्वेशन में पुट करके ये पता लगा सकते हो। अब देखिए कितना पावरफुल चीज़ है, ये मैं आपको समझाता हूँ। मैंने अभी आपको क्या बोला कि एक बॉल है, मान लेते हैं उसका 5 मीटर पर सेकेंड आपने वेलोसिटी दे दिया। क्या बताइए, क्या वो हमेशा आपके आँख के सामने रहेगा? जी नहीं, किसी समय वो आपके आँख के सामने से ओझल हो जाएगा। पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं कि मेरे को बताओ कि t बराबर 5 लाख सेकेंड, 5 लाख सेकेंड या 10 साल के बाद ये बॉल कहाँ रहेगा, तो क्या आप आंख से देख के बता सकते हो? जी नहीं, आप आंख से देख के नहीं बता सकते हो। तो यहाँ पे एक बहुत खतरनाक टूल की तरह काम करता है हमारा मैथमेटिक्स। हमारा जो काइनेमेटिक्स का मैथमेटिक्स है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, कहने का सेंस है इतना यूजफुल है। आप उसके ब्यूटी को जब समझोगे तब आपको पता चलेगा ये कितना यूजफुल है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाया कि आप सोचो, अगर आप उसको 300 साल के बाद भी ये जानना चाहते हो बॉल कहाँ पे होगा, उस बॉल का उस पोजीशन पे क्या रफ्तार होगा, ये आप इक्वेशन से पता लगा सकते हो। एक सिंपल इक्वेशन से पता लगा सकते हो। कितना खूबसूरत बात है ये। मतलब आपके पास एक इक्वेशन है और आप घर बैठे उस बॉल को 10,000 साल के बाद भी पता लगा सकते हो कि कहाँ वो बॉल होगा, उसका वेलोसिटी उस जगह पे क्या होगा। तो जी हाँ, यही पावर होता है मैथमेटिक्स का। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि मैथमेटिक्स एक टूल है फिजिक्स का, जो कि हम यूज़ करते हैं फिजिक्स को समझने के लिए, फिजिक्स को प्रिडिक्ट करने के लिए। और काइनेमेटिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी पार्टिकल, किसी भी बॉडी के मोशन का स्टडी करते हैं। अब आपको पता होगा कि मोशन बहुत प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, कर्विलिनियर मोशन, रोटेशनल मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, पेंडुलम। तो मोशन जितने भी प्रकार के हो उससे कोई मतलब नहीं है। काइनेमेटिक्स वही चीज़ बताएगा जो एक मोशन के बारे में बताएगा, क्योंकि काइनेमेटिक्स का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ मोशन। मोशन का, अगर मोशन को और अच्छे वर्ड से हम लोग डिफाइन करें, क्योंकि रेस्ट और मोशन में कन्फ्यूजन आता है, तो मैं ये बोल सकता हूँ काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द स्टेट ऑफ अ पार्टिकल। एक बॉडी का, एक पार्टिकल का जो स्टेट होता है उसका जब हम लोग स्टडी करते हैं कि उसका स्टेट कैसे चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है भी कि नहीं चेंज हो रहा है, तो हम लोग काइनेमेटिक्स की स्टडी कर रहे होते हैं। अब मोशन किसी भी प्रकार का हो, काइनेमेटिक्स वही होता है। किसी, मान लेते हैं कि मोशन आपका रोटेशनल ही हो, तो जो बॉडी रोटेट कर रहा है उसका हम लोग किसी समय पे क्या जानना चाहते हैं? पोजीशन जानना चाहते हैं। किसी समय पे क्या जानना चाहते हैं? वेलोसिटी जानना चाहते हैं। किसी समय पे क्या जानना चाहते हैं? एक्सेलरेशन जानना चाहते हैं। तो मोशन कोई भी प्रकार का आपका हो, आपका काइनेमेटिक्स वही होता है। तब आप पूछोगे कि सर फिर डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस होता है मैथमेटिक्स का। जी हाँ, आपको मैंने हमेशा बोला है कि आप कितने भी डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट को क्यों ना इंट्रोड्यूस कर लो, अगर सब कॉन्सेप्ट का बेसिक मीनिंग सेम है तो बस डिफरेंस आता है मैथमेटिक्स का। आप अलग अलग कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग मैथमेटिक्स यूज करते हो, कॉन्सेप्ट सेम रहता है। जैसे कि अगर मैं रोटेशन की बात करूं तो वहाँ पे अलग मैथमेटिक्स लगता है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो वहाँ से स्ट्रेट लाइन की मैथमेटिक्स लगता है। अगर मैं सिंपल हार्मोनिक या फिर पेंडुलम वाला मोशन की बात करूं तो वहाँ अलग मैथमेटिक्स लगता है। तो सिर्फ सिंपली डिफरेंस आता है मैथमेटिक्स में। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है काइनेमेटिक्स का, जो मीनिंग है, जो स्पिरिट है, जो उसका मतलब नहीं कहते हो डीप इनसाइट मीनिंग है, वो वही रहता है। क्या कि ये सिंपली ये बताएगा कि उस ऑब्जेक्ट का स्टेट का क्या स्टडी होगा। चाहे मान लीजिए पेंडुलम ऐसे है, अब पेंडुलम ऐसे कर रहा है, तो इसका किस समय ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, t बराबर 10 सेकेंड पे कहाँ होगा पेंडुलम का बॉल। तो अगर किसी बॉडी या किसी पार्टिकल का आपको स्टेट के बारे में प्रिडिक्ट करना हो तो आप लोग किस चीज़ का कॉन्सेप्ट का यूज़ करोगे? काइनेमेटिक्स का स्टडी करोगे। अब स्टेट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि इस पूरे 3D डायमेंशन में जो ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है, वो ऑब्जेक्ट किसी समय आप वेलोसिटी जानना चाहो तो आप काइनेमेटिक्स का यूज़ करके वेलोसिटी या पोजीशन जान सकते हो। ये तो बात हो गई कि आखिर हम लोग काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं।
अब अगर मैं एक लाइन में इस चीज़ को डिफाइन करूँ, जो कि शायद बुक्स में भी लिखे रहते हैं, वो ये चीज़ होता है कि काइनेमैटिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ मोशन। अब देखिए, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट एक चला, अब आपका सवाल आया कि सर क्यों चला, तो आपको काइनेमैटिक्स में इस बात की इजाज़त नहीं है कि आप पूछो क्यों। आपको पूरे काइनेमैटिक्स में क्यों का आंसर नहीं मिलेगा, ना आपको क्यों क्वेश्चन पूछना है। जो दिया हुआ है उसके बारे में आपको स्टडी करना है, उसके रिलेटेड आपको प्रिडिक्शन करना है। सिंपली जैसे कि आपने एक बॉल पे फोर्स लगाया, बॉल चलना स्टार्ट किया, तो बॉल का जो इफेक्ट है, मतलब बॉल पे जो इफेक्ट है, बस आप उसको पढ़ो। अब इफेक्ट क्या हो सकता है कि आपने फोर्स लगाया, इफेक्ट क्यों आया ये नहीं जानना है, आपने फोर्स लगा दिया, अब भूल जाओ। अब उस फोर्स की वजह से जो बॉल में चेंजेस आए हैं उनका जब हम स्टडी करते हैं, बताइए फोर्स की वजह से क्या होगा, या तो बॉल मोशन में आ जाएगा या तो बॉल रेस्ट पे आ जाएगा। अब वो मोशन में आएगा तो किसी समय में उसका क्या रफ्तार होगा, t बराबर 10 सेकेंड में वो कितना दूरी तय कर चुका होगा। इन्हीं सब बातों के बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं, काइनेमैटिक्स में पढ़ते हैं। मतलब हमें काइनेमैटिक्स में वाई क्वेश्चन नहीं पूछना है। पूरे काइनेमैटिक्स को जब आप सॉल्व करोगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको कंडीशन दिया रहेगा कि एक बॉल चला, एक बॉल पे इतना फोर्स लगा, एक बॉल का इनिशियल वेलोसिटी इतना है। सिंपली आपसे पूछेगा कि इन फ्यूचर बताइए उसका स्टेट। अब स्टेट में क्या क्या पूछ सकता है, उसका पोजीशन पूछ सकता है। किसी बॉडी का आप स्टेट क्या बताओगे, जैसे कि एक आदमी है, उसका आप स्टेट कैसे बताते हो, उसके बिहेवियर से, उसके एक्शन से, उसके रहन सहन से, उनके बातों से बताते हो। उसी प्रकार किसी बॉडी या किसी पार्टिकल का स्टेट कैसे बताओगे, एक बॉडी या एक पार्टिकल का स्टेट कैसे बताया जाता है। तो जब आप उसके स्टेट के बारे में पता करते हो तो आप उसके बारे में क्या पता करते हो, आप उसके बारे में पता करते हो, उसका पोजीशन पता करते हो, उसका वेलोसिटी पता करते हो। अब पोजीशन कहाँ पता करोगे, किसी समय पे ना पता करोगे। तो हाँ, t बराबर 10,000 सेकेंड पे मैं जानना चाहता हूँ ये पार्टिकल कहाँ है, t बराबर 10 सेकेंड पे मैं जानना चाहता हूँ इसका रफ्तार क्या है, x बराबर 10 मीटर पे मैं जानना चाहता हूँ इस बॉडी का क्या रफ्तार है। तो अगर किसी बॉडी के आप स्टेट के बारे में जानना चाहते हो, इसका मतलब आप उसके पोजीशन के बारे में जानना चाहते हो। पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब आप उसके वेलोसिटी के बारे में जानना चाहते हैं, वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, समय के भी रिस्पेक्ट में और पोजीशन के भी रिस्पेक्ट में। तो जितना ज़्यादा अगर आपको इन्फॉर्मेशन होगा एक पार्टिकल के बारे में, उतना अच्छा आप उसके बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हो, या उतना अच्छा मैं कहूँगा, या साइंटिस्ट कम्युनिटी कहते हैं कि आपको नॉलेज है। तो अगर एक बॉडी पे कोई भी इफेक्ट शो होता है तो उस इफेक्ट का जो स्टडी होता है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेमैटिक्स कहते हैं। और जो आने वाला चैप्टर होगा उसमें हम लोग पढ़ते हैं डायनामिक्स, जो कि वो इफेक्ट क्यों हुआ। अब सवाल उठेगा क्यों का। पहले तो हम लोग ये जान गए कि इफेक्ट हुआ, तो इफेक्ट से क्या क्या हो सकता है, इफेक्ट से उसका स्टेट चेंज हो सकता है। अब अगर स्टेट चेंज हो गया तो स्टेट को हम किसी समय पे कैसे बताएंगे। हम जानना चाहते हैं कि 5000 सेकेंड के बाद इस बॉडी का स्टेट क्या होगा। तो 5000 सेकेंड के बाद इस बॉडी का क्या क्या जानेंगे, स्टेट जानना चाहते हैं। तो स्टेट जानने के लिए इसका पोजीशन जानेंगे, इसका वेलोसिटी जान लेंगे, बस यही उसको क्या बता देगा, अवस्था को बता देगा। और ये कितना यूज़फुल है आप समझ सकते हो। मान लेते हैं कि आपके पास एक मक्खी है जो कि चल रहा है, तो आपको मक्खी का दिया हुआ है कि इनिशियली मक्खी इतना रफ्तार से चल रहा है। अब आपको 10,000 सेकेंड हो या 5,000 सेकेंड, आप बता सकते हो कि मक्खी का रफ्तार क्या होगा 10,000 सेकेंड पे, उस मक्खी का पोजीशन क्या होगा 10,000 सेकेंड पे। अब आपको फिक्स करना हो, या तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर दीजिए, या तो उसको गोल गोल मक्खी घूम रहा होगा, या तो 3D कोई भी पार्ट में जा रहा होगा। तो मोशन किसी भी प्रकार का हो उससे कोई मतलब नहीं है, काइनेमैटिक्स उसके स्टेट को बता देगा। मोशन अगर बदल रहा है तो मैथमेटिक्स सिर्फ बदलेगा। आप देखना कि आप कर्विलिनियर मोशन पढ़ना, यानी कि सर्कुलर मोशन पढ़ लेना, उसमें भी देखना आप अगर आप काइनेमेटिक्स उसका पढ़ोगे तो आप पार्टिकल के वेलोसिटी के बारे में चर्चा करोगे, पार्टिकल के एक्सेलरेशन के बारे में चर्चा करोगे, पार्टिकल के पोजीशन के बारे में चर्चा करोगे। अगर आप रोटेशन का भी
काइनेमेटिक्स पढ़ोगे उसमें भी आप पार्टिकल के स्टेट के बारे में ही चर्चा करोगे, यानी कि पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में ही चर्चा करोगे। बात समझ में आ रही है ना। तो मोशन कैसा भी प्रकार का हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपका सिर्फ मैथमेटिक्स बदलता है, काइनेमेटिक्स वही रह जाता है। आप उस मक्खी के बारे में सब प्रिडिक्शन कर सकते हो कि किसी भी समय पे वो मक्खी कहाँ पे होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये है आपका काइनेमेटिक्स का मेनली स्पिरिट। काइनेमेटिक्स में कभी भी आपको वाई क्वेश्चन नहीं पूछना है, सिंपली काइनेमेटिक्स में आपको जो कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन के बेसिस पे जो पूछा जा रहा है उसके स्टेट के बारे में प्रिडिक्ट करना है। आप एक साइंटिस्ट की तरह भी सोचोगे तो आप जब भी एक बाहर जाओ तो एक गाड़ी आपके सामने से जा रही है तो आपको एक बात यहाँ ध्यान रखना है, इतना जो मैंने बात बोला तो आप यहाँ से एक चीज़ समझ पा रहे होंगे, वो क्या, उस चीज़ को समझिए। अब एक चीज़ बताइए, किसी भी चीज़ के बारे में बताने से पहले उसके बारे में कुछ इनिशियल कंडीशन आपके पास होना चाहिए ना। बात समझ में आ रही है ना। इनिशियल कंडीशन होना चाहिए, तो वो इनिशियल कंडीशन सवाल आपको दे देगा। अब जब आपके पास इनिशियल कंडीशन है, आपके पास काइनेमेटिक्स का मैथमेटिक्स है, अब आप कुछ भी कर सकते हो उस पार्टिकल के बारे में, कुछ भी जान सकते हो स्टेट से रिलेटेड। अभी मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, स्टेट से रिलेटेड आप कुछ भी जान सकते हो। मतलब आपको सवालों में इनिशियल कंडीशन दिया होगा। इनिशियल कंडीशन कहने का क्या सेंस है, आप किसी आदमी के बारे में कुछ बताना चाहते हो, जैसे मैं बताना चाहते हो आप अपने दोस्त के बारे में कि यार ये दोस्त जो है ना मेरा इस सिचुएशन में भाग जाएगा, ये कैसे बता दिया, तो आपको उसके बारे में कुछ पता है तब ना आपने उसके बारे में प्रिडिक्शन कर दिया। अगर आपको उसके बारे में इनिशियली कुछ नहीं पता हो तो आप किसी इंसान के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आप किसी इंसान को पहले समझते हो इनिशियली, तब आप उसके फ्यूचर के बारे में बता सकते हो कि हाँ ये इंसान इस सिचुएशन में कैसा बिहेव करेगा, ये इंसान इस सिचुएशन में कैसा बिहेव करेगा और ये इंसान इस सिचुएशन में कैसा बिहेव करेगा। तो ठीक उसी प्रकार आपको किसी पार्टिकल या किसी बॉडी के बारे में कुछ इनिशियल कंडीशन दिया रहेगा कि जैसे ये पार्टिकल इस समय पर उसका इतना कुछ रफ्तार है, अब तुम मुझे बताओ कि इस समय पे ये पार्टिकल कहाँ होगा, इस समय पे इस पार्टिकल का रफ्तार क्या होगा। तो ये आप कैसे निकालोगे, ये जो आप काइनेमेटिक्स में मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हो उससे आप निकाल लोगे, जो इक्वेशन आप पढ़ने वाले हो उससे आप निकाल लोगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनिशियल कंडीशन का क्या मीनिंग होता है। तो पूरे काइनेमेटिक्स में आपको कभी भी वाई नहीं पूछना है। आपको जो इफेक्ट वाई की वजह से हो गया, एक बॉडी पे फोर्स लग गया, उसके बाद जो उसके साथ हो रहा है उस बॉडी के साथ, बस उसके बारे में नॉलेज पता चलते रहना चाहिए। तो कोई भी आपको सवाल आएगा काइनेमेटिक्स में, पूरे फिजिक्स में, काइनेमेटिक्स में, तो सिंपली आपको इनिशियल कंडीशन दिया रहेगा। और डायनेमिक्स में क्या होता है कि वही इनिशियल कंडीशन क्यों पैदा हुआ, वाई के बारे में जानते हैं कि वाई दिस इनिशियल कंडीशन, आखिर ये इनिशियल कंडीशन आया कहाँ से। तो कहाँ और क्यों का जो जवाब है वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा, पर इस चैप्टर में आपको कहाँ और क्यों के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ ये सोचना है कि जो दिया हुआ है उसको समझिए, उसके बारे में प्रिडिक्शन करिए इन फ्यूचर। क्योंकि ओवरऑल फिजिक्स या साइंटिफिक कम्युनिटी का क्या गोल होता है कि चीज़ों को समझ के हम उसके बारे में प्रिडिक्ट कर सकें। बात समझ में आ रही है, हम उसके बारे में इन फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सके, तभी ना हम कह सकते हैं कि हम बहुत पावरफुल हैं। मतलब हमारे पास एक ऐसा मैथमेटिक्स है, एक ऐसा हथियार है जिससे हम किसी चीज़ के फ्यूचर को बता सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आपके पास इस चैप्टर में बहुत सारे इक्वेशंस आएंगे, उस इक्वेशन से आप किसी भी बॉडी के किसी भी समय पे किसी भी पोजीशन पे स्टेट को बता सकते हो। और स्टेट का मतलब आप बेहतरीन ढंग से जानते हो, वो बॉडी जो अपने वेलोसिटी, अपने पोजीशन, अपने एक्सेलरेशन को इस 3D स्पेस में जिस तरह चेंज करता है उसी को हम लोग कहते हैं उसका स्टेट का चेंज होना। स्टेट का मतलब ये होता है अवस्था, और उसका चेंज होने का मतलब क्या, अवस्था का चेंज होना। तो अगर एक बॉडी अपने स्टेट में चेंजेस करता है तो उसी का स्टडी कि किस समय वो बॉडी कैसा रहेगा, इस समय वो बॉडी का रफ्तार कैसा होगा, इस समय इस बॉडी का एक्सेलरेशन कैसा होगा, इसी चीज़ के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे पूरे काइनेमेटिक्स चैप्टर में। जैसा कि आप एक आदमी के बारे में जानते हो, मान लेते हैं एक आदमी के, जैसे कि आपके पापा हैं, उनके बारे में आप बेहतरीन ढंग से जानते हो।
अब पापा सुबह घर से निकलते हैं 8 बजे, मान लो ऑफिस के लिए, तो आपको उनके पूरे दिन के दिनचर्या के बारे में पता रहता है कि पापा 8 बजे ऑफिस जाएंगे, ऑफिस के समय पापा का इतना टाइम हो चुका होगा ऑफिस का, इतने बजे लंच करेंगे, लंच में पापा इतना चीज़ खाएंगे, वापस 6 बजे पापा घर पे आएंगे, उसके बाद पापा टीवी देखेंगे और कुछ हम लोगों के साथ बातें करेंगे और फिर सो जाएंगे। तो आप उनके एक इनिशियल कंडीशन को समझ के आप उनके पूरे दिनचर्या के बारे में एक्सप्लेन कर दिए, पर पापा वैसा क्यों करते हैं ये आपको पता है, पर अभी फ़िलहाल हमें काइनेमैटिक्स में नहीं पता है। आपको क्यों पता है? क्योंकि आपको जानते हो कि पापा ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें आपको खुश रखना है। पर काइनेमैटिक्स में आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पूछना है, सिंपली आपको बस स्टेट के बारे में जानना है और उसके बारे में इन फ्यूचर प्रिडिक्ट करते रहना है। और वो हम लोग प्रिडिक्शन कैसे करते हैं? हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं अपने मैथमेटिकल इक्वेशंस की मदद से, जो हम इक्वेशंस बनाते हैं उनकी मदद से प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये था हमारा काइनेमैटिक्स का इंट्रोडक्शन पॉडकास्ट। इसके माध्यम से आपको पूरे काइनेमैटिक्स के ओवरऑल गोल के बारे में पता चल गया होगा, आखिर काइनेमैटिक्स का मतलब क्या है, आखिर हम लोग काइनेमैटिक्स में करते क्या है। तो काइनेमैटिक्स में जनरली हम लोग इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, उसके स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। अब उसके स्टेट के बारे में पढ़ने का क्या मतलब कि किसी समय किसी पोजीशन पे उसका क्या अवस्था होगा, इस चीज़ को जानते हैं। तो ये था हमारा काइनेमैटिक्स का इंट्रोडक्शन। अब वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अब हम लोग अपने कोर्स की तरफ बढ़ चुके हैं, तो कोर्स में मेरी कोशिश यह रहेगी कि मैं थोड़े छोटे वीडियोस बनाऊँ, यानी कि 30 to 40 मिनट का। अब ये करने के पीछे मेरा क्या कारण है उस चीज़ को समझिए। जैसे कि मेरे ऑडियंस जो है, जो मेरे एकेडमिक ऑडियंस है, वो बेसिकली क्लास 9 और क्लास 10 या फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं। तो जनरली उनको पहले से फिजिकल टीचर या फिजिकल इंटरप्रिटेशन जैसे चीज़ों को पढ़ने की आदत थी। जैसे आपके सामने टीचर हुआ करते थे, वो आपको पढ़ाते थे, आप समझते थे और चीज़ों को सीखते थे। पर अब इस ड्यू टू लॉकडाउन कोरोना वायरस की वजह से आज हम लोग 1-2 साल से इससे जूझ रहे हैं, इससे लड़ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इससे जीतेंगे और ऑब्वियसली जीतेंगे, जीत रहे भी हैं। तो इस वजह से मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये एक्चुअली चाइल्ड एज ग्रुप के स्टूडेंट हैं, इस बात को मुझे समझना पड़ेगा। तो इस चीज़ को मैं ध्यान रखते हुए मैं थोड़े वीडियोस के लेंथ को छोटा कर रहा हूँ। मैंने बेसिक मैथ में लेंथ इसलिए लंबा कर दिया क्योंकि वो बेसिक मैथ था, तो उसमें मैं चाह रहा था कि 6 से 7 में आपका पूरा बेसिक्स मैथ्स आ जाए। अब वीडियो छोटा करने से क्या होगा कि हमारे जो ऑडियंस, हमारे जो बच्चे हैं, उनको गैप मिलेगा, वो चीज़ों को बेहतरीन ढंग से और समझेंगे और डीपली सोचेंगे चीज़ों पे, और उनको समय मिलेगा सबसे इम्पोर्टेंट सोचने के लिए। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, सोचना आपका सबसे महत्वपूर्ण काम होना चाहिए। आप सिंपली पढ़ लिए उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आप खुद से सोचना सीखिए। तो जब मैं छोटा वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें क्या होगा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको समय मिलेगा, गैप मिलेगा, वो ज़्यादा चीज़ों पे सोच पाएंगे। ओवरऑल हमारा बस ये गोल है कि हम आपको एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करें और आपको पढ़ाई बर्डन ना लगे, इस चीज़ की पूरी प्रयास करें। अब मैं 2-2 घंटा के वीडियो बना दूंगा और आपको वो बर्डन लगने लगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। छोटा ही बनाऊंगा पर ज़्यादा वीडियोस होगा, पर आप बेहतरीन ढंग से सीख पाओगे चीज़ों को। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे आने वाले वीडियोस हैं वो थोड़ा सा लेंथ में छोटा बने, ताकि आपको समय मिल सके उससे जो भी 100% जो इन्फॉर्मेशन उसमें दिया गया है उसको अपने अंदर ग्रहण करने का, यानी कि गेन करने का। और जो भी वीडियोस आएंगे वो टोटली कंटेंट वाइज होंगे, टोटली क्वालिटी कंटेंट होंगे, टोटली फ्री होंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस लॉकडाउन पीरियड में हमारे देश को सभी प्रकार के व्यक्ति की ज़रूरत है। हम लोग अपने आप को शिक्षित करके, समझदारी को बढ़ा के अपने देश को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हर इंसान हमारे देश को, अपने देश को कंट्रीब्यूट करता है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट कंट्रीब्यूट नहीं करता। अगर वो अच्छे ढंग से पढ़ाई करे और हम जैसे टीचर अगर अच्छे ढंग से पढ़ाएं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। टीचर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, पर बच्चे का भी उतना ही रोल होता है। तो प्लीज़ आप अपने घर में अच्छे से पढ़ाई करते रहें, चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचे नहीं,
अपने रूटीन वाइज अपने रूटीन को बनाएं और स्टडी करते रहें लगातार। और जो भी आपको प्रॉब्लम होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम आपकी पूरी कोशिश कर सकें। तो पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।